दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा भारत उदय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हैं, जिनके साथ मैं कुछ चर्चा करेंगे। तो इसमें वीरेंद्र चौहान जी जो हैं असंध से बिलोंग रखते हैं और पिछले कुछ समय से असंध में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की कोशिश कर रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट वीरेंद्र जी को नहीं मिली, तो वीरेंद्र जी इस समय आपके असंध में जो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है वो योगेंद्र राणा जी को मिली है। तो योगेंद्र राणा जी के साथ आप हैं या मायूस हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? पहली बात तो सबसे पहले तो मुझे लगता है शुरुआत आपके इस नए चैनल के जो दर्शक हैं उनको राम राम करने से करनी चाहिए। आपने कहा कि मैं कुछ समय से टिकट मांग रहा था असंध की, कुछ समय नहीं, काफी समय हो गया विनोद जी। पिछले प्लान में भी थे। हाँ, यूँ कहना चाहिए कि मैं पिछले 10-12 वर्षों से 14 से जी 14, 19 और अब जो है 24 में भी थे। जी। तो असंध में मैं काम कर रहा हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से टिकट के लिए भी संघर्ष करते हैं। मैं भी संघर्ष में था, कतार में था, और यूं भी कह सकते हैं कि मैंने आखिरी मुकाम तक, क्योंकि अंततः टिकट एक किसी नेता कार्यकर्ता को मिलती है एक विधानसभा क्षेत्र में, अब की बार भी मैंने आखिरी मोर्चे तक टिकट की लड़ाई लड़ी। टिकट जब नहीं मिलती तो क्षणिक मायूसी, अब मैं ये कह दूं आपको कि ना साहब कोई मायूसी नहीं, ऐसा नहीं। मनुष्य मायूस भी होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जब वो काम कर रहा होता है और वो उसको झटका वटका लगे तो क्षणिक कह लीजिए, कुछ देर के लिए उसको हल्की फुल्की निराशा जरूर होती है, उसकी काम करने की ऊर्जा में थोड़ी बहुत कमी जरूर आती है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर जिस अंदाज में काम करते हैं वो यही है कि टिकट के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और जिस साथी को फिर पार्टी कमल का निशान थमा दे, फिर हम उसके साथ पूरी ताकत के साथ, ठीक उतनी ताकत के साथ जितनी ताकत के साथ टिकट के लिए लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उतनी ताकत के साथ फिर हम उस सीट को जिताने के लिए भी काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के प्रत्याशी हैं योगेंद्र भाई, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा प्रयास है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जंग में, इस लड़ाई में उनका साथ दूं। तो असंध में आप कहाँ पे खड़े हैं? कैसा लगता है कि कांग्रेस के साथ आपकी टक्कर है या बीएसपी और इनेलो के साथ आपकी टक्कर है, या जिलेराम शर्मा आजाद भी वहाँ पे जो अच्छी फाइट दे रहे हैं उनके साथ आपकी टक्कर है, तो बीजेपी की इनमें से या चौकोना मुकाबला चल रहा है, तो आपको क्या लगता है असंध के बारे में? देखिए, मैं क्योंकि विनोद जी मैं पत्रकार भी रहा हूं और पार्टी के प्रवक्ता के होने के साथ साथ मेरे भीतर का पत्रकार भी कभी कभी वो उछाले मारता है, छलांगे लगाता है, वो अपनी बात कहता है। असंध में आज जो मैं देख पाता हूं कि हमारी सीधी टक्कर वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, और क्योंकि कांग्रेस ने वो सीट जीती हुई है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी एकदम हम नेक टू नेक थे, बहुत अधिक मार्जिन हमें लोकसभा में भी नहीं मिला था, तो एक सरल साधारण अंकगणित के हिसाब से अगर राजनीति चलती हो, हालांकि चलती नहीं, राजनीति अंकगणित के हिसाब से नहीं चलती, राजनीति तो बीज गणित है, पता नहीं कहीं वो केमिस्ट्री से होती है, कहीं वो फिजिक्स जैसी होती है, कभी कभी संगीत भी होती है। तो राजनीति अगर अंकगणित के हिसाब से चले तो टक्कर हमारी सीधे तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, और हम कांग्रेस पार्टी का वो जो अड्डा है, क्योंकि वो जीते हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के उस ठिकाने को हम ध्वस्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी असंध में विजयी हो, कमल का निशान, कमल का परचम असंध में फहराए, इस बात के लिए हम पूरी ताकत के साथ संगठन के सभी अंग प्रत्यंग, हर स्तर के कार्यकर्ता, सभी नेता, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं इसके लिए। तो हरियाणा में 90 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों पे पहले डिक्लेयर किए थे कैंडिडेट अपने जी, और फिर जो है एक सीट जो सिरसा की जो है वो विड्रॉ कर ली जी टिकट देने के बाद गोपाल कांडा के साथ। अब गोपाल कांडा के साथ समझौता है, क्या है ये गोपाल कांडा वाला? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि चुनाव में उसने अपने वैसे झंडा भी लगा दिया अपनी कोठी पे। साहब चुनाव में बहुत सारी रणनीति जो होती हैं, बहुत सारे रणनीतिक पैंतरे अपनाए जाते हैं और उन पैंतरों को
कोई प्रवक्ता या कोई एंकर वो उनको परिभाषित कायदे से कर नहीं सकता, क्योंकि वो पैंतरे अपरिभाषित ही होते हैं। नहीं, उसमें हाँ, टिकट देने की निश्चित तौर पर रणनीतिक कारणों से हमने सिरसा में ये पैंतरा जो है इसका इस्तेमाल किया। इसका लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में। स्ट्रेटजी थी मतलब पार्टी की। डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ अवर स्ट्रेटजी, बस इतना कहना भी मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा। हम लाभान्वित होंगे अंततोगत्वा जिस दिन हम सरकार बनाने बैठेंगे, हम लोगों को सिरसा के उस कदम का एक कदम आगे बढ़ा करके एक कदम पीछे हटाने का लाभ मिलेगा। तो ये आप हरियाणा में जो है आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा में भी घूमते होंगे जी। अभी 4 महीने पहले जो चुनाव थे, आपके जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उन्होंने चुनाव लड़ा था करनाल से और बड़ी अच्छे मार्जिन से वो जीते थे। 40-42 हजार का उनका अंतर रहा था। तो उसके बावजूद जो है उनको वो उनके चाहते हुए भी उनको लाडवा में भेज दिया गया, कि वो खुद चाह रहे थे कि मैं करनाल से लड़ूं, उसके बावजूद भी किसने उनको लाडवा में कैसे भेजा गया, ये क्या हुआ? देखिए, ये कह देना कि नायब जी चाहते थे कि मैं यहीं से लड़ूं, उन्होंने मीडिया में बोला, मैं बताता हूं, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी करनाल से लड़े, करनाल के लोगों के साथ उनका कमिटमेंट भी था, हम सब का कमिटमेंट कि भाई हम विधानसभा भी मुख्यमंत्री जी यहीं से लड़ेंगे। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि करनाल ने जिताया था, करनाल से ही हम लड़ेंगे, ये एक स्वाभाविक उनके मुख से निकली हुई बात भी थी। पार्टी की भी एक लाइन यही थी काफी, क्योंकि करनाल की जनता में बड़ा रोष है भाई। स्वयं सीएम सिटी जो है होते हुए कि सीएम सिटी का भी वादा किया था कि सीएम सिटी करनाल ही रहेगी, मनोहर जी ने भी कहा था और नायब सैनी ने भी कहा था, लेकिन अपने वो वादे पे ना रह के सीएम सिटी को उन्होंने तो खत्म कर दिया। फिर कहूंगा कि नायब सिंह जी अगर करनाल से लड़ते, स्वाभाविक जो एक बात होती, नायब सिंह जी करनाल से लड़ते, तो मैं ये मानता हूं कि जितने अंतर से उन्होंने उपचुनाव जीता था, उससे बेहतर अंतर के साथ हम करनाल की सीट जीतते, यानी मुख्यमंत्री यहां से विजयी होकर के नए सिरे से मुख्यमंत्री बनते। परंतु जब टिकटों का निर्णय होता है विनोद जी, उसमें बहुत सारे समीकरण देखने होते हैं, जिलावार जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं, किसको किस इलाके में, किस जिले में किस जाति समुदाय को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना है, इसके समीकरण भी जोड़े जाते हैं। 2 गोटी आगे करनी है, तीसरी गोटी को दाएं करना है, चौथी को बाएं करना है, वो सारी प्रक्रिया में जातीय समीकरण से, यानी कि टिकट जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को आप नहीं, आप मैं पूरी बात होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं एक फैक्टर, जब टिकटें बढ़ती हैं तो सामुदायिक रिप्रेजेंटेशन, किस समुदाय को कहां जाना है, किस समुदाय के लोगों की रिप्रेजेंटेशन कहां से होगी, किस जिले में कैसा संतुलन चाहिए, किस संसदीय क्षेत्र में किसको आगे पीछे किया जाना है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। उसमें एक फैक्टर यह भी रहा होगा, और मुख्यमंत्री के बारे में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर वो बहुत अल्प समय में और उन्होंने पर्याप्त लोकप्रियता हासिल की, उनकी मुस्कान वो उनकी पहचान बनी, लोगों के बीच में उनका जिस अंदाज में वो जाते हैं, लोगों से जिस तरह वो मिलते हैं, मुख्यमंत्री निवास के कामकाज करने का तरीका जैसे उन्होंने बदला, उसके कारण उनको लोकप्रियता मिली। तो हम लोग ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति है, वो बड़े टॉलेस्ट लीडर हैं हरियाणा के लिहाज से अगर देखें, तो उनको हम उनको गोहाना से भी लड़ाने की सोचते थे। नहीं, हम उनके बारे में गोहाना से भी ये कहा जा रहा था कि जीत जाएंगे। पब्लिक का कहना है कि मुख्यमंत्री ठीक है, आपके जो हैं मुस्कुराते हैं, जो भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि टिकटों में भी अभी एक इंद्री में एक टिकट कटी थी कर्णदेव कंबोज की, उन्होंने तो हाथ मिलाने से भी मना कर दिया। थोड़े कह दिया आप जिस चीज को चलती नहीं, आपको पता ही नहीं टिकट कौन दे रहा है, कितने, और आप कहाँ के मुख्यमंत्री। देखिए, क्योंकि टिकट कटना वो बहुत आक्रोश पैदा करता है साहब। कुछ क्षण के लिए मेरे भीतर भी पैदा हुआ होगा। मैंने कहा ना कि ये नहीं हो सकता कि मतलब हम कोई योगीराज कृष्ण के जैसे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। नहीं साहब, मनुष्य इसका मतलब प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूं कि कर्णदेव जी की टिकट नहीं हुई और वो वहां एक अच्छे मजबूत प्रत्याशी होते, मेरी व्यक्तिगत राय है ये। उनको टिकट नहीं मिल पाई, किसी और को पार्टी ने आगे बढ़ाया, तो उसके आक्रोश में वो प्रतिक्रिया उन्होंने दे दी। लेकिन
कर्णदेव जी ने जो आवेश में आक्रोश में कहा वो एकदम सटीक सही स्थिति का चित्रण हो, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। नहीं, सही स्थिति का नहीं है। स्थिति जो है जो पब्लिक को दिखाई दे रही है, पब्लिक में भी यही है कि जहां भी वो जाते हैं वो यही कहा जाता है कि सैनी साहब की ना तो टिकटों में चल रही है, न और जो भी चल रही है मनोहर की ही चल रही है। ये उसकी नहीं बात है, कर्णदेव की नहीं है, ये जनता की आवाज है। आपने कहीं भी चले जाना, आप वैसे तो चलो आप नहीं मानोगे कैमरे पे तो, लेकिन आप बाहर मान जाओगे, लेकिन ये है यही आवाज है। इसमें मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो ये क्या होने वाला है इसमें, अब वो इसके बारे में आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी में निर्णय लेने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यमंत्री का अपना स्थान है। कोई राज्य के केंद्र की सरकार में प्रतिनिधि हैं, उनकी अपनी भूमिका है। प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री, हमारे प्रभारी, संगठन के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी, सबकी अपनी भूमिका है। सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं और सेंट्रल लीडरशिप की भी अपनी एक भूमिका होती है। हां, यह आरोप बहुत सारे लोग लगाते हैं जो आप लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास वास्तव में, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मेरे पास निजी तौर पर ऐसा कोई पैरामीटर, कोई बैरोमीटर, कोई थर्मोमीटर नहीं है जिसके आधार पर मैं प्रवक्ता के नाते भी और एक कार्यकर्ता के नाते भी इस निष्कर्ष पे पहुंच जाऊं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री की जो भूमिका होती है उस भूमिका में नहीं है। निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के में मुख्यमंत्री बने, अभी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, और बहुत स्पष्टता के साथ हमारी लीडरशिप ने तमाम चीजों पर विचार करते हुए नायब सिंह सैनी जी को चुनाव से पहले एक चेहरा मुख्यमंत्री का घोषित किया है। तो संगठन का निर्णय है साहब, वो मुख्यमंत्री थे, वो आज मुख्यमंत्री हैं, कल को भी मुख्यमंत्री होंगे और मजबूत मुख्यमंत्री। चेहरा तो डिक्लेयर किया है, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी के कदावर नेता अनिल विज जी जो हैं वो मुख्यमंत्री की ताल ठोक रहे हैं, डिक्लेयर करने के बावजूद ठोक रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, संसार की सबसे बड़ा राजनीतिक दल। निश्चित तौर पर हमारे यहां हमारा जो पार्टी का अनुशासन है साधारणतः यह कहता ही है कि एक निर्णय पार्टी ने ले लिया तो साहब सब उस लाइन पर सीधी लाइन में चलेंगे, एकदम स्ट्रेट। परंतु कोई वरिष्ठ नेता अपनी आकांक्षा को अभिव्यक्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कहेगा ही नहीं कि मेरे मन में यह भी सपना है। ऐसा भी कोई लिखित नियम या अलिखित परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अनिल विज जी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु जैसे ही अनिल विज जी ने कहा, तत्काल बाद, उसके तत्काल कुछ एक मिनट बाद, शायद या आधे घंटे के भीतर, जब हमारे प्रदेश के प्रभारी या चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि उन्होंने स्पष्ट कहा पार्टी तय कर चुकी है, पार्टी के निर्णय पर कोई कहीं पुनर्विचार, चिंतन या उसको उस निर्णय को दोबारा से खोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी का निर्णय स्पष्ट है। मैं कहता हूं उसको बेचारे को जो कहना था उसने कह दिया था, अच्छा था, उसकी 4 वोट बढ़ जाती, उसकी वो खो दिया आपने, उसने वोट बढ़ाने के लिए शायद ऐसा कहा होगा, ऐसा लगता है बढ़ जाती उसकी वोट। पार्टी का निर्णय तो निर्णय है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको रिटरेट किया है। अनिल विज जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र से पार्टी से बिगाड़ के भी जीत के आए हुए। 6 बार के विधायक हैं वो, 7वीं बार विधायक। मैं ये कह रहा हूं भाई वो नेता कैसे हैं, उनकी ताकत का अनुमान लगाना हो, वो बारंबार बने हैं, ये सच है। और ये भी सच है कि एक बागी होकर भी जीत के आ गए थे, तो उनके कद के बारे में कोई सवाल नहीं है। परंतु पार्टी की लाइन तो बड़ी स्पष्ट है। पार्टी क्या मनोहर लाल ने सारी अपने हाथ में ले ली है क्या? फिर ये ऐसा लगता है हरियाणा में कि इतने 7वीं बार से जो है विधायक बनने जा रहा है जो व्यक्ति, उसको पिछली बार मंत्री भी नहीं बनाया अभी जो नायब किसानी की टीम में। तो देखिए, मैं ये कहता हूं इसको, फिर मैं तो सैद्धांतिक बात कर सकता हूं साहब, थ्योरी की बात कर सकता हूं, प्रैक्टिकली घटनाक्रम क्या हुआ होगा आप मुझसे अधिक जानकार हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ चीजें ऐसी भी हों जिनकी मुझे जानकारी हो लेकिन उनको स्वीकारा भी नहीं जा सकता उस रूप में, या उनका उस तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता, रिकॉर्ड पर नहीं होती वो। एक बात तय है, एक सिद्धांत है साहब, पार्टी के विधायक और पार्टी की केंद्रीय टीम माने सेंट्रल लीडरशिप, पार्लियामेंट्री बोर्ड, यह तय करता है कि किसी भी राज्य के में विधायक दल का नेता कौन होगा। जो विधायक दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा, जो मुख्यमंत्री होगा उसको पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपनी मंत्रिपरिषद में किसको शामिल करे। यह केवल पार्टी का अनुशासन नहीं है, यह संवैधानिक व्यवस्था भी है
किसी भी मुख्यमंत्री को अपनी टीम चयन करने का पूर्ण अधिकार रहता है। जहां तक मेरी जानकारी है, विज साहब को मंत्रिपरिषद में आने का निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने क्यों अस्वीकार किया और उस निमंत्रण में क्या शामिल था, उसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हूं। हो सकता है मैं साक्षी होता तो भी आपसे शेयर ना करता। चलो, अब इस बार जो आपकी जो सरकार बनने जा रही है जी, कितनी सीटें लेंगे? भारतीय जनता पार्टी आज जहां हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वो निरंतरता में अपवर्ड बढ़ रहा है और चुनाव में सरकार बनाना एक मकसद होता है। चुनावी समर में जीत का अर्थ होता है, पहले विधानसभाओं में विधायक के रूप में हमारे अधिकतम लोग जीत कर आए और इतने जीत कर आए कि हम जो मिडवे का मार्क है उसको पार करके हम बहुमत प्राप्त करें। हम 19 में बहुमत प्राप्त करने से चूक गए थे और उस चूक 75 पार का नारा था भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, तो 40 आई थी। मैं उस पर भी मैं आऊंगा। 19 में हम जो सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है, हम उसको छू नहीं पाए थे। क्यों नहीं छू पाए थे, क्या उस पर ये मुझे लगता है आपके अगले प्रश्न का उत्तर हो सकता है। परंतु मुझे यह लगता है कि 24 में यानी 5 तारीख के मतदान के बाद 8 को जब ईवीएम मशीन के बटन दबेंगे और वो विधायक उगलेगी, तो हमारे इतने विधायक निश्चित तौर पर आएंगे विनोद जी कि हम 8 तारीख की सांझ ढले और नहीं तो अगली रोज सही मुहूर्त निकालकर राजभवन जाएं और राज्यपाल जी को कहें, लीजिए साहब, अगर ऐसा ये रहे बहुमत वाले विधायकों अगर की इस संख्या। बार ऐसा हुआ तो लोग यही कहेंगे कि ईवीएम ने किया है, आपने कुछ नहीं किया, कि कहीं मोल दिखाई दे नहीं रहा। मैं देखिए, फिर वही मुद्दा उठना है, मैं ईवीएम इसका मतलब सच में ईवीएम है। मैं माहौल पर कहता हूं। 75 पार का नारा था आपका, तो 40 आई थी। इस बार तो आप मर के कह रहे हैं हम 40 तक तो पहुंच ही जाएंगे, 35 तक पहुंच जाएंगे। ईवीएम तो बेचारी बहुत गरीब सी प्राणी है, उसके चरित्र पर तो संदेह करना ही करना होता है। 45 अगर आपकी सीट आ जाए लिख लें। भाई साहब ये बताइए, मेरी बात लिख लो। मैं ये कह रहा हूं, हमारी 75 आ जाएं या हमारी 45 और 46 आ जाएं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत का चुनाव आयोग भी कहता है ईवीएम सच्चरित्र है, उसके चरित्र पर सवाल उठाना गलत है। मैं भी मानता हूं। मैं फिर आता हूं, अब अगली बात, हम बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए हर संभव रणनीति अपनाते हुए धरातल पर परिश्रम कर रहे हैं। जो नैरेटिव चलते हैं, कांग्रेस पार्टी, हम पिछली बार 70 पार कह रहे थे, अब की बार कांग्रेस के कई लोगों ने 75 पार। हाँ 75 पार कह लीजिए, कभी 70 कहा, कभी 75 पार कहा, किसी ने 80 पार भी कहा था। नहीं, इनकार नहीं ऐसे तो मनोहर जी जो रहते 90 पार भी कह देते। हाँ वो चलिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम जैसे 70 पार, 75 पार, 80 पार कह रहे थे, जिस समय हम कह रहे थे उसका कुछ आधार था। चुनाव, फिर कहता हूं, सरल रेखा में नहीं चलता। घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी चीजें डेवलप हुई उस चुनाव के दौरान, हम पिछड़े साहब, सचमुच पिछड़े, इतने पिछड़े कि उनके साथ हाथ मिलाना पड़ा जिनकी शक्ल देखना भी हमें शायद अच्छा नहीं लगता था। राजनीतिक मजबूरी थी, हमने उनके साथ मिलकर सरकार भी चलाई। परंतु इस बार अब की बार चाचा पे करूंगा बात, चाचा पे भी आऊंगा। अब की बार 70 पार टाइप बातें कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस का ये जो अति आत्मविश्वास है, वो 70 पार की बात करते हुए शुरू हुए थे। आज कांग्रेस की स्थिति ये है, जो इंडिपेंडेंट विश्लेषक है वो ये कह रहे हैं, साहब गुब्बारा फूला था और वो दबता जा रहा है, पिचकता जा रहा है, फटे ना फटे, लेकिन इतना नहीं बचेगा कि कांग्रेस की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है विश्लेषकों की निगाह में, आप जैसे साथियों की निगाह में भी कम से शुरू हुई हो, हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात भी हुई हो, हमारे बारे में तमाम तरह के नैरेटिव, वो हमने लोकसभा हारा, 5 सीटें हार गए थे हम, लोगों ने कहा भाई आधे हारे पड़े हो, न्यू मान लो 45 पर हार रहे हो तुम तो। लेकिन हम जहां से चले थे, मैं रियल टाइम इलेक्टोरल डायनेमिक्स की बात करना चाहता हूं। रियल टाइम इलेक्टोरल डायनेमिक्स हरियाणा के ये कहते हैं, हम जहां से चले थे वहां से लगातार बढ़ रहे हैं,
कांग्रेस जहां से चली थी लगातार नीचे आ रही है। पिछले 10 दिनों में आपने पता नहीं महसूस किया कि नहीं, और महसूस किया है तो स्वीकार करिएगा। मैंने कि कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा, हाँ, यही बोला है मैंने कि कांग्रेस जो है अपनी गलतियों के कारण चुनाव हार रही है। कांग्रेस बीजेपी अगर आप पढ़ा, पिछली वीडियो मैंने बनाई, आपने कहा मैं आपके तो मुझे लगता है वो हाँ, लेकिन वो अपनी गलतियों से हार रही है। मैंने ये बोला बीजेपी इसकी उससे नहीं, अपनी गलतियों से। हे प्रभु, कौन किसकी गलती से हार रहा है, जीत रहा है? चुनाव बहुत विचित्र सी स्थितियां होती हैं। जो गलती कर रहा होता वो जान के नहीं कर रहा होता बहुत बार। जिससे कोई ब्लंडर हो जाता है ना चुनाव में, उससे पूछ ले भाई तने न्यू क्यों कर दिया, वो कहेगा यार मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, हो गया। ऐसा होता है ना। तो जानबूझ के कोई चुनाव में गलती नहीं करता, सब जीतने के लिए लड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हम बढ़ रहे हैं, कांग्रेसी ढलान पर है नीचे की तरफ, हम ढलान पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम 5 तारीख को मतदान के दिन इस स्थिति में निश्चित तौर पर होंगे कि हम ठीक ठाक अंतर के साथ हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में खड़े होंगे। हम जीतेंगे साहब। यह हो सकता है कि कई स्थानों पर जहां हम पिछली बार जीते थे, हम कुछ सीटें गंवा देंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे जिले हैं हरियाणा के, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पिछली बार हमें बड़ी चोट पड़ी थी। वहां हम उभर रहे हैं, हम उफान पर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं दावे के साथ आपके चैनल पर आज कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस उनके गढ़ में चोट खाएगी अब की बार। कई ऐसी सीटें वो गंवाने वाले हैं जो पिछली बार उनके पास थी, और जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा वेस्टर्न कहते हैं, वो जिसे जाटलैंड कह लेते हैं, हार्डकोर हरियाणा जिसको कहते हैं, वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चोट पहुंचने वाली है। कांग्रेस घटेगी, भाजपा बढ़ेगी, और अंततोगत्वा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हम तो मेहनत कर रहे हैं। तीसरी बार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, निश्चित तौर पर बनने जा रही है, और हम उसके लिए 5 तारीख तक, अंग्रेजी का वो एक मुहावरा, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई उपाय ऐसा, कोई उपक्रम ऐसा, कोई तौर तरीका संवैधानिक कानून सम्मत दोस्तों आज छोड़ेंगे नहीं, जिसका लाभ हमको सरकार बनाने के लिए। वीरेंद्र सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अच्छे प्रवक्ता हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ना, चाहे वो बिल्कुल जो है जमीन पे भी होना, ये उसको आसमान में पहुंचा देते हैं। ऐसे प्रवक्ता हैं ये। जनता पहुंचाएगी साहब, जनता पहुंचाएगी। इसीलिए आप जो हैं, आपने भी देखा है क्या सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की या नहीं बनेगी। आप इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिए, और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हमें अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।